गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चंस के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणु के साथ मध्य दूरी बढ़ेगी? पहला ऑप्शन है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। दूसरा है कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर। और तीसरा है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। और चौथा है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो फ्रेंड, इसका जो है सी ऑप्शन सही है, यानी कि बंद कहा कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। निम्न परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। फर्स्ट, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र रिसाव होने पर, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, और गैस के अणुओं के मध्य दूरी और आयतन अनिश्चित होती है। और गैस के अणु जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र के आयतन के आकार का आयतन प्राप्त कर लेते हैं। और ठोस के अणुओं के मध्य दूरी और आयतन निश्चित होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो यह जो है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब ड्यूटेरियम क्या है, ये भारी जल क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारी जल के नामकरण का आधार यह है कि प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। जब जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम रहता है तो जल को भारी जल कहा जाता है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। और भारी जल की जो खोज है यूरे नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किया था, ये याद रखेंगे। साधारण जल में प्राकृतिक रूप से 140 से 50 ppm भारी जल पाया जाता है। और भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। उड़ीसा के तलचर में भारी उद्योग जल संयंत्र है और भारी जल का आणविक भार 20 होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिक्रिया Fe++F में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये Fe और F2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये इसका सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। द्रव तथा गैस द्रव कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रवाहित होने की क्षमता होती है। और इन दोनों की अवस्थाओं में प्रवाहित होने की क्षमता इस तथ्य के कारण है कि इनके कण गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और इसके विपरीत ठोस के अवयवी कणों की स्थिति स्थिर होती है तथा वे अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर केवल दोलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो ये कार्योजनिक अम्ल में होता है, नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य
कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब कार्बन डायमंड, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं और कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। ये आप याद रखें। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी कहा जाता है। और डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है और इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। और हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बहुत ही अधिक चमकता है। और हीरा एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है और हीरा की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्नलिखित में से निकलती है, कौन सा गैस निकलती है? तो ये अमोनिया गैस निकलती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इस गैस के बारे में जानकारी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन से लेकर। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में अमोनिया गैस निकलती है। क्लोरीन जो है, इसमें ऑप्शन में क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन जो है फूलों का रंग को उड़ा देती है और यह दम घोटने वाली गंध गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक विषैली गैस है जो गाड़ियों के धुओं से निकलती है। इसका अणुसूत्र CO तथा अणुभार 28 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है और अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड सर्वाधिक भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लैन काय की खोज के लिए दुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये 1774 में मिला था, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्लेष्मा झिल्ली में सूजन को क्या कहा जाता है? तो ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ब्रोंकाइटिस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस को श्वास नली प्रभावित करता है और हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है, जो कि ऑप्शन बी है। यह यकृत की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। और आइरिटिस जो है आँख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण पत्र होता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। और ऑप्शन डी में है गैस्ट्राइटिस, आमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होता है, गैस्ट्राइटिस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्लाज्मा जोलिसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मालिसिस कहा जाता है। और इसमें प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन जीवद्रव तंतु के माध्यम से होता है। कोई कोशिका अपने से कम सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाए तो कोशिका अंततः प्राशन द्वारा फूल जाती है, जिसे जीवद्रव विकंचन कहते हैं। जैसे कि आपका इसमें किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाता है। प्लाज्मा झिल्ली परागम में पोटेशियम आयन के सांद्रता पर निर्भर करती है और प्लाज्मा झिल्ली की परागणता वर्णनात्मक परागण में प्रकार की होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 6 रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जब लिम्फेटिक ग्रंथि में प्रवेश करते हैं तो ग्रंथियों का क्षय तथा कंठमाला उत्पन्न कर देते हैं। और 6 रोग से बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका अवश्य लगाना चाहिए। BCG ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त ऊतक एक प्रकार का है, तो ये संयोजी ऊतक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। रक्त संयोजी ऊतक का प्रकार है। रक्त के 2 प्रमुख घटक हैं, प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं। और रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा एवं 45% भाग रक्त कणिका का बना होता है। लाल रक्त कणिकाओं को इरोथ्राइसिट भी कहा जाता है, ट्राइसाइट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, यानी क्या होता है, तो ये पुनर्जन्म होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये 62%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अस्थि के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अस्थि के आधार द्रव ओसिन में 62% अकार्बनिक पदार्थ व 38% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अस्थि ट्राइकेल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अस्थियाँ कठोर अप्रस्थ तथा ड्रिंग अंग है जो कशेरु कंकाल का निर्माण करते हैं। अस्थि जो है कोशिकाओं को अस्टियोसाइट्स कहा जाता है। और अस्थियों में द्विदिशीय वृद्धि होती है। अस्थियों को लिगामेंट जो है अस्थियों को जोड़े रखती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, तो ये केंद्र राज्य संबंध पर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, ये आय की असमानता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में निरंतरता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। और वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक ने $2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय कम होने पर निरंतरता रेखा में शामिल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 165 अनुच्छेद में किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था, तो ये मात्र 1 बार किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कब किया गया था। लोकसभा कार्यकाल 1 बार मात्र 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 ईस्वी में हुआ था। और 6ठी लोकसभा चुनाव 1976 के बजाय 1970 में हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बाद को अवधि के दौरान खदानों में विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो ये 1966 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 1966 के बाद को अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 ईस्वी से माना जाता है और हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार 300% से अधिक वृद्धि हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पद फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? तो ये प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। पद फोर्थ स्टेट प्रेस से संबंधित है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं, जबकि चौथे स्तंभ फोर्थ स्टेट प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 के 1 में निहित है। विधायिका का कार्य विधि कानून बनाना है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यान्वयन करना है। और न्यायपालिका जो का यह देखते हैं कि कानून जो बनाया गया है वो संविधान सम्मत है या नहीं। और प्रेस विधायिका कार्यपालिका के कार्यों से जनता को अवगत कराता है, तो जनमत तैयार करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है? जो दूसरे के जमीन पर खेती करते हो उन्हें खेतिहार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता हो उसे इस तरह के जो कामगारों को खेतिहार कहा जाता है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा कामगारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक मुख्य श्रमिक कामगार, जो व्यक्ति वर्ष 183 दिन से वर्ष में 183 दिनों से अधिक किसी काम में संलग्न रहता है तो उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। और सीमांत श्रमिक, जो श्रमिक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक किसान छोटे किसान को कहते हैं जो कुछ समय अपने खेतों में कार्य करते हैं और शेष समय दूसरे के खेतों में भी कार्य करते हैं। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीतिक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो गोलखनाथ मामला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।